डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसमें भी स्पेशली हम लोग आज देखेंगे इनका ट्रांसवर्स नेचर। किसका ट्रांसवर्स नेचर? इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसवर्स नेचर। अब ये प्रूफ करने के लिए ध्यान रहे कि इससे पहले ये जो वेव इक्वेशंस हैं, ये मैं इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको पूरा प्रूफ करके बता चुकी हूँ। तो अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप इससे पिछले वाले लेक्चर को कंसीडर कीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वेव इक्वेशंस डायरेक्टली लिख ली हैं। ये मैक्सवेल की इक्वेशंस हमने लिख ली हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो क्यों है? क्योंकि हमारा फ्री स्पेस या वैक्यूम में रो जीरो है। रो क्या है? चार्ज डेंसिटी। रो आपका क्या हो गया? चार्ज डेंसिटी। और जे आपका क्या है? करंट डेंसिटी। तो वैक्यूम में चार्ज डेंसिटी भी जीरो है और करंट डेंसिटी भी जीरो है। इसका असर सिर्फ आपका फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन पर पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों जीरो है तो डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। डेल डॉट बी तो वैसे ही जीरो होता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड इक्वेशन में कोई इनमें से ना तो रो आता है ना जे आता है, तो थर्ड इक्वेशन एज इट इज है। फोर्थ इक्वेशन में आपका जे आ जाता है, यानी करंट डेंसिटी आ जाता है। उसकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म उड़ गई। तो अभी आपके पास डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल ई बाय डेल टी बचा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके ट्रांसवर्स नेचर को निकालने की तरफ जाते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वेव इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, कौन कौन सी? ये वाली और ये मैग्नेटिक फील्ड वाली, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और जनरल सॉल्यूशन निकाल करके वो जनरल सॉल्यूशन मैक्सवेल की पहली और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वहाँ से हमें इनके नेचर के बारे में पता चल जाएगा कि ये आपस में किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो कैसे देखेंगे अब हम? अब इन दोनों का जो जनरल सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जनरल सॉल्यूशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव इक्वेशन से आ गया, विच इज E इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू ई की पावर j इंटू के डॉट आर माइनस ओमेगा बाय टी। अब यहाँ पे k जो है वो प्रोपगेशन वेक्टर है। ऑलरेडी ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इस बार भी मैं बता रही हूँ कि k का आपका क्या है? प्रोपगेशन वेक्टर है। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप आपकी यूनिट वेक्टर है जो इस प्रोपगेशन वेक्टर की डायरेक्शन बता रही है। ओमेगा क्या है? आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू किसके होता है? 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी इज न्यू, ये आपका यहाँ पे दिखाया गया है। न्यू इज इक्वल्स टू होता है आपका सी बाय लैम्डा। तो न्यू की जगह सी बाय लैम्डा पुट कर दिया तो ये हो गया 2 पाई सी बाय लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का लिखा है, ऐसे ही यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन हमने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का भी लिख दिया। H इज इक्वल्स टू एच नॉट ई की पावर j इंटू के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे j क्या है, तो j यहाँ पे है आपका आयोटा। अब आयोटा को तो हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन I जो है वो EMT में करंट के लिए रिजर्व्ड लेटर है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे I की जगह नंबर को इमेजनरी दिखाने के लिए आयोटा की जगह हमने यहाँ पे इन केस ऑफ I हमने यहाँ पे J का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो स्मॉल j है इसको आप इमेजनरी जो आपका नंबर है उसकी पहचान मानेंगे इसको यहाँ पे, यानी बेसिकली आयोटा ही मानेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें थी जो हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं, ये वाला और ये वाला, मैक्सवेल की पहली और दूसरी इक्वेशन में पुट करें। पहली इक्वेशन कौन सी? ये डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू ये वाला, डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू जीरो एंड डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें ई बी का सॉल्यूशन पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा के डॉट ई इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा ये के डॉट ई इज इक्वल्स टू जीरो एंड के डॉट एच इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे के क्या था? आपका प्रोपगेशन वेक्टर। और जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, यानी कि इनके बीच का एंगल फिर कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है,
ऐसे ही यहाँ पे भी इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी थीटा इज इक्वल्स टू कितना है आपका 90 डिग्री। तो इससे आपको पता चल रहा है कि के किसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, यानी प्रोपगेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और इस वाली इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि प्रोपगेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब इसको हम देख लेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस को हम लेकर के कैसे आए, कैसे हमने डायरेक्ट लिख दी है, यानी कैसे हमने कहा कि भाई ये दोनों आपके सॉल्यूशन है ई का और एच का, इसको पहली और दूसरी इक्वेशन में पुट करो, ये आ गया। मगर कैसे, कैसे वाला पार्ट में हम यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो डेल्टा ऑपरेटर है आपका, इट इज डिफाइंड एज डेल बाय डेल एक्स एक्स कैप, डेल बाय डेल वाई कैप। अब एक्स कैप वाई कैप जेड कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर, इनटू ये प्लस डेल बाय डेल जेड कैप। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स हो गई और ये इनके फर्दर ऑपरेटर हो गए जो रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे। ऐसे ही जो ई वेक्टर है उसको भी अगर आप तीनों कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो ई वेक्टर को लिखेंगे ई एक्स एक्स कैप, ई वाई कैप, ई जेड कैप। ठीक है, अब यहाँ से डेल डॉट ई निकाल लेते हैं। डेल जो ऑपरेटर है आपका वो यहाँ पे पुट कर दिया, ये कितना आ गया, डेल बाय डेल एक्स एक्स कैप प्लस डेल बाय डेल वाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड कैप डॉट ये वाला ई वाला पार्ट यहाँ पे रख दिया तीनों कंपोनेंट्स में ब्रेक करके, ये आ गया ई एक्स एक्स कैप, ई वाई कैप, ई जेड कैप। अब डॉट प्रोडक्ट है तो आप जानते हो कि x वाले का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, x वाले का मल्टीप्लिकेशन होगा x वाले के साथ, x कैप वाले के साथ। y कैप वाले का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, ये होगा y कैप वाले के साथ में। और ऐसे ही z कैप वाले का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, z कैप वाले के साथ में होगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा x का x के साथ किया तो ये आ गया डेल ई एक्स बाय डेल एक्स इंटू एक्स कैप, डेल ई वाई बाय डेल वाई कैप, डेल ई जेड बाय डेल जेड इंटू जेड कैप। सो बेसिकली डेल डॉट ई ने आपको बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में x डायरेक्शन में किस तरीके से चेंज हो रहा है, y डायरेक्शन में किस तरीके से चेंज हो रहा है और z डायरेक्शन में किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब हम इनके जो ईच इंडिविजुअल टर्म है, इंडिविजुअल टर्म कौन कौन सी, ये वाली डेल ई एक्स बाय डेल एक्स, डेल ई वाई बाय डेल वाई, इनकी वैल्यूज पता करेंगे कि क्या होंगी। ठीक है, और इसके बेसिस पे कुछ और अजम्पशन कर लेंगे। अब आप जानते हो कि ई एक्स को आप किस तरीके से लिख सकते हो, ई जीरो एक्स ई की पावर जे इंटू के एक्स एक्स माइनस ओमेगा टी। ये कैसे लिख सकते हो भाई, जब ई जो है आपका ये भी आपका तीन कंपोनेंट से मिलकर के बना है, ई एक्स ई वाई और ई जेड। तो ऐसे ही जो के होगा, के भी तो आपका ऐसे ही मिलकर के बना होगा, के आपका बना होगा के इज इक्वल्स टू के एक्स एक्स कैप प्लस के वाई कैप प्लस के जेड कैप। ठीक है, अब जो आपका सॉल्यूशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन जो था वो था आपका ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई नॉट ई की पावर जे इंटू के डॉट आर, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब जब इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे तो के डॉट आर को सपोज एक्स वाला कंपोनेंट हम लिख रहे हैं, तो जस्ट अ सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया, तो सपोज हम लोग यहाँ पे x वाला कंपोनेंट लिख रहे हैं तो ई एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड का भी x वाला कंपोनेंट e की पावर j, यहाँ पे आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट में x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसे ही y वाले के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई वाई इज इक्वल्स टू ई जीरो वाई ई की पावर j के वाई माइनस ओमेगा टी। और सिमिलरली फॉर z के लिए भी ऐसे ही आ जाएगा,
जेड के लिए भी आप लिख लोगे ई जेड इज इक्वल्स टू E0z ई की पावर j के जेड इंटू जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब जब आप इस पे ऑपरेट करोगे डेल बाय डेल एक्स तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स को ऑपरेट करके डेल बाय डेल एक्स को ऑपरेट करोगे तो चूंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है और ये वाली कांस्टेंट वाली टर्म है, ये ई की पावर 0x, तो ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रही, ये एक्सपोनेंशियल है, ये भी एज इट इज रहा। ठीक है, यानी ये सब कुछ ई एक्स का ई एक्स ही आ जाएगा आपका डिफरेंशिएट करके। फर्क में क्या आएगा, सिर्फ फर्क ये आएगा कि ई एक्स तो ई एक्स ही आ गया, बस ये जो एक्स के साथ है ना मल्टीप्लीकेशन में, इसका कोफिशिएंट एक्स का, ये एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, एक तो जे और एक के एक्स, ये जे के एक्स फालतू का और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही जब आप यहाँ पे डेल बाय डेल वाई करोगे, डेल बाय डेल वाई करोगे तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, जे के वाई ई वाई वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पे जब आप डेल बाय डेल जेड करोगे, डेल बाय डेल जेड को ऑपरेट करोगे इस पे, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे के जेड ई जेड। ठीक है, अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज आप देखेंगे यहाँ जाके हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ वैल्यूज जैसे ही हमने पुट करी, इसकी वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू पुट करी, इसकी, अब इन सब में देखो क्या क्या आया था सिर्फ बार बार निकल के, इसमें जे के एक्स आ गया था, ये लिखा हुआ यहाँ पे जे के एक्स, इसमें जे के वाई आ गया था और इसमें जे के जेड आ गया था। ये तीनों यहाँ पे पुट करने के बाद में आपको क्या मिला, आपको मिल गया जे के एक्स, ई एक्स तो एज इट इज आ गया था, ई एक्स इंटू एक्स एक्स कैप, ऐसे जे के वाई ई वाई एज इट इज वाई कैप, जे के जेड ई जेड एज इट इज जेड कैप। अब अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो जे तो सब में कॉमन है, तो जे हमने बाहर निकाल लिया। इसके बाद ये डॉट प्रोडक्ट किस किस का बचा, के का और ई का, क्योंकि देखो एक्स वाले की मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ है, वाई वाले की वाई के साथ, जेड की जेड, तो ये हो गया के डॉट ई वेक्टर। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से डेल डॉट ई क्या होती है मैक्सवेल की, इक्वल टू 0 फ्री स्पेस में। अब ये 0 होता है यानी कि जे इंटू के डॉट ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि के डॉट ई क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उनके बीच का एंगल कितना है फिर, 90 डिग्री है, यानी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी प्रोपगेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रूफ हो गया यहाँ पे। सिमिलरली आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ऐसे ही ऑब्टेन कर सकते हैं, के वेक्टर डॉट H vector is equals to 0, therefore propagation vector is also perpendicular to magnetic field. ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि since propagation vector is perpendicular to H, propagation vector यानी K is perpendicular to H and E, therefore electromagnetic waves are transverse in nature. अब इसके अलावा इसका एक सेकंड पार्ट और बच जाता है, ये तो ट्रांसवर्स नेचर हमने प्रूफ कर दिया, सेकंड पार्ट अगला क्या बच जाता है कि अगर आपको ये प्रूफ करने को आ जाए कि प्रूव दैट ई एच एंड के फॉर्म ए ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर, ये भी प्रूफ करना है। तो ये अगर आपको प्रूफ करना है तो इसके लिए आप मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल की थर्ड फोर्थ इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पे कहानी गढ़ी थी और इससे जो हमने सीखा है यहाँ पे कि बार बार जब भी हम डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, यानी कि डेल्टा ऑपरेटर को जब भी हम ऑपरेट कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि मल्टीप्लीकेशन में बार बार क्या आ रहा था, जे इंटू के आए जा रहा था। ठीक है, अब अगर यहाँ पे डेल एक्स होगा तो यहाँ के एक्स आ जा रहा था, डेल वाई होगा तो के वाई, बट इतना हमने देख लिया कि डेल्टा जो ऑपरेटर है ये इक्विवेलेंट टू जे के है। ऐसे ही जब यहाँ पे डेल बाय डेल टी ऑपरेट करवाओगे ई एक्स पे या सपोज ई पे ही डेल बाय डेल टी ऑपरेट करवाओगे तो डेल बाय डेल टी ऑपरेट कराने से क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा जे इंटू माइनस ओमेगा।
ठीक है, क्या ऑपरेट कराने पे, यहाँ पे अगर आप ऑपरेट करा दोगे, यहाँ पे अगर आप ऑपरेट करा दोगे डेल बाय डेल टी, तो आपको मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा माइनस के जे ओमेगा ई वेक्टर। तो यानी डेल बाय डेल टी को किसके इक्विवेलेंट मान सकते हो, डेल बाय डेल टी को हम मान सकते हैं कि ये अपना इक्विवेलेंट हो गया माइनस के जे ओमेगा के। ठीक है, तो इस अजम्पशन को मान करके हम लोग क्या करेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे और ऑर्थोगोनल सेट को प्रूव करने में हम बहुत ही आसानी से ये काम कर लेंगे, क्योंकि ये मानना हमने, ये मान करके हमने चीज़ें अपनी बहुत आसान कर ली हैं। ठीक है ना, आइए तो देख लेते हैं कहाँ पहुँच गए थे हम। ये यहाँ परपेंडिकुलर आ गया था, ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या था, E इज इक्वल्स टू ई नोट ई की पावर जे इंटू के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था इलेक्ट्रिक फील्ड वेव वेक्टर का। यहाँ पे डेल्टा ऑपरेटर ये ऑलरेडी हम जानते हैं, ये हमने अजम्पशन कर लिया कि डेल्टा इज इक्विवेलेंट टू जे के एंड डेल बाय डेल टी इज इक्विवेलेंट टू माइनस के जे ओमेगा। जे क्या है यहाँ पे, आयोटा है, आपका इमेजिनरी नंबर को बता रहा है। ठीक है ना, अब मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से शुरू करते हैं। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होती है डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस के डेल बी बाय डेल टी। अब यहाँ पे डेल्टा की जगह क्या रख दोगे, जे के, है ना, डेल्टा की जगह तो अभी अभी हम लोगों ने जे के माना था, ये रहा। अब डेल्टा की जगह यहाँ पे जे के पुट कर दिया, ऐसे ही ई का ई रहा यहाँ पे इक्वल टू, ये आपका माइनस का माइनस, डेल बाय डेल टी की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस के जे ओमेगा, ये रहा आपका माइनस का जे ओमेगा और बी एज इट इज। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया जे से तो जे कट गया, ये वाले जे से ये वाला जे कट गया, ये आ गया के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ध्यान रहे क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के बीच रहता है, तो ये दोनों वेक्टर्स हैं। अब इस बी को अगर एच की टर्म्स में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच होता है, क्योंकि ये फ्री स्पेस में तो यहाँ म्यू नॉट कंसिडर करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि B इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एच फॉर द फ्री स्पेस। अगर मीडियम होता तो म्यू नॉट की जगह हम क्या यूज करते, म्यू नॉट की जगह म्यू यूज करते। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, B की जगह रख देंगे म्यू नॉट एच, तो ये बन गया के क्रॉस ई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट नया आ गया, ओमेगा पहले से ही था, एच जो है आपका बी की जगह आ गया, क्योंकि आपने बी की जगह क्या रख दिया, म्यू नॉट एच। अब ऐसे ही मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन से तो ये निकल गया के क्रॉस ई। अब जब के क्रॉस ई इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ दो, ये एच आपका वेक्टर है, इस पे वेक्टर का निशान लगाना भूल गए, दोबारा लगा देते हैं। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है और एक तीसरी वेक्टर मिलती है, तो ये जो तीसरी वेक्टर होती है यानी जो एच है, ये किस किस के परपेंडिकुलर होगा, के और ई दोनों के परपेंडिकुलर माना जाएगा, या होता है, ये कह सकते हैं आप साफ साफ शब्दों में। यानी कि एच इज परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोथ। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ प्रोपगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। अब ऐसी फोर्थ इक्वेशन पे आ जाएंगे, तो फोर्थ इक्वेशन हमारी होती है डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलम नॉट डेल ई बाय डेल टी। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे डेल्टा की जगह क्या रख दिया हमने, जे के वेक्टर क्रॉस ये बी एज इट इज, डेल बाय डेल टी की जगह क्या रख दिया, माइनस का जे ओमेगा, क्योंकि ये हमने माना था ना दोनों ऑपरेटर किसके इक्विवेलेंट है। अब जे के क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलम नॉट माइनस जे ओमेगा इंटू ई। यहाँ पे जे से जे आपका कट गया, यहाँ पे जे से जे आपका कट गया, तो ये आ गया के वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस साइन म्यू नॉट एप्सिलम नॉट ओमेगा इंटू ई वेक्टर। ठीक है, अब ये म्यू नॉट को क्या करो, यहाँ b के नीचे भेज दो, ये h में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ गया k वेक्टर क्रॉस h वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट तो चला गया, एप्सिलम नॉट एंड
ओमेगा एंड ई वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, और इसमें तीसरी रिजल्टेंट में कौन सी वेक्टर मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन वेक्टर एज वेल एज, प्रोपगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन से हमको ये पता चला, दोनों कौन कौन सी इक्वेशन से, ये वाली और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चला कि के वेक्टर, ई वेक्टर एंड एच वेक्टर यानी प्रोपगेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर to each other and hence they form an orthogonal set of vectors। orthogonal मतलब perpendicular set of vector, मतलब जब हर कोई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, हर किसी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों अगर आप डायरेक्शंस देखो तो तीनों एक दूसरे के प्रति 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म ए ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद में ये हमने ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर भी प्रूफ कर दिया, उससे पहले हमने ये ट्रांसवर्स नेचर भी प्रूफ कर दिया था। यानी मैक्सवेल की, अगर आप इसमें देखो मैक्सवेल की, जस्ट अ सेकेंड, वेयर आर द इक्वेशंस, इक्वेशंस गायब हो गई। या वी गॉट इट। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने प्रूफ कर दिया कि ये ट्रांसवर्स है नेचर में ई एंड एच। थर्ड एंड फोर्थ से हमने ये प्रूफ कर दिया, इसमें डेल्टा की और डेल बाई डेल टी की वैल्यू पुट करके, कि ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर बना रहे हैं कौन कौन, के ई एंड एच। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में, जो इसका सॉल्यूशन है आपका वेव इक्वेशन का, उसके सॉल्यूशन में डेल्टा और डेल बाई टी फिर से डाल देंगे और हम प्रूफ करेंगे कि k जो है वो एक रियल क्वांटिटी है, यानी प्रोपगेशन वेक्टर जो है एक रियल क्वांटिटी है। तो अभी ऑलरेडी हमें मालूम है कि जो डेल्टा ऑपरेटर है वो इक्वल टू जे के है और डेल बाय डेल टी जो है वो इक्वल टू माइनस जे ओमेगा है। ध्यान रहे कि ये जो हमने माने हैं ना इक्विवेलेंट, ये सिर्फ इसी स्पेशल केस के लिए है, हर जगह नहीं मान सकते आप, है ना। जो हमारा सॉल्यूशन हमने निकाला था ई और एच का, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, उसके लिए स्पेशल हमने ये माने हैं। अब आपकी जो वेव इक्वेशन होती है वो होती है डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर। डेल की जगह रख दो जे के, तो जे के का स्क्वायर हो गया इंटू ई वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, विच इज, यहाँ पे देखो आप माइनस का जे ओमेगा था तो माइनस जे ओमेगा का स्क्वायर इंटू ई वेक्टर। तो ये इक्वल टू हो गया आपका, जे से जे कट गया, यहाँ पे भी जे स्क्वायर था और यहाँ पे भी जे स्क्वायर था, तो जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कट के क्या बचा, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ई से ई कट गया आपका। तो देयरफॉर यहाँ से हमको पता चल रहा है, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि फ्री स्पेस वाली कंडीशन में जो प्रोपगेशन वेक्टर होती है, प्रोपगेशन वेक्टर जो होती है वो एक रियल क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें इमेजिनरी वाला पार्ट तो बचा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये आपका रियल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट भी करोगे तो भी आपका रियल नंबर ही आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव तो है नहीं। अब एक लास्ट पार्ट हमारा बच जाता है इसमें, वो लास्ट पार्ट है वेव इम्पीडेंस का, कि वेव इम्पीडेंस क्या होती है। तो वेव इम्पीडेंस मतलब वेव की इम्पीडेंस यानी वेव का अवरोधन। ठीक है, अब वेव की इम्पीडेंस निकालने के लिए इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज नोन एज वेव इम्पीडेंस। अब इसको वेव इम्पीडेंस क्यों कहते हैं, इसको वेव इम्पीडेंस इसलिए कहते हैं कि ई बाई एच आपका निकल करके आ जाता है अंडर रूट म्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट, और म्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट की जो डायमेंशन निकल करके आती है वो इक्विवेलेंट टू ओम के आती है, और ओम क्या होती है, रेसिस्टेंस, यानी कि
वही हिंड्रेंस आपकी यानी कि इम्पीडेंस होती है। तो इसीलिए E/H की जो रेशो है उसको हमने कहा कि ये क्या है, हमारी वेव इम्पीडेंस, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है 376.6 इज इक्वल टू 377। ये भी अब हम देख लेंगे कि ये कैसे आती है, और ये भी देख लेंगे कि म्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट जो है वो उसकी जो डायमेंशन है वो इक्विवेलेंट टू ओम कैसे आता है। तो पहले हम आ जाते हैं ये E/H इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट कैसे आता है ये देख लेते हैं। अब ऑलरेडी जब हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज पुट किए थे तो वहां से हमने निकाल लिया था कि K क्रॉस E इज इक्वल्स टू म्यू नोट ओमेगा H होता है। ये मैं दिखा देती हूँ आपको हमने कहाँ निकाला था, थर्ड इक्वेशन में मैक्सवेल की, जस्ट लेट अस सी, यहाँ कहीं किया होगा हमने, यस ये रहा, ठीक है ये रहा, K क्रॉस E इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर K क्रॉस E इज इक्वल्स टू म्यू नोट ओमेगा H, ये हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक है। अब हम वापस से आ जाते हैं, तो हमें मालूम है कि K क्रॉस E इज इक्वल्स टू म्यू नोट ओमेगा H होता है। अब यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर दो, K की क्या वैल्यू है, 2 पाई बाय लैम्डा एन कैप। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है C बाय लैम्डा के। अब ये दोनों की जो वैल्यूज हैं K की और ओमेगा की वो यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में। K की वैल्यू पुट करी, ये आ गया 2 पाई बाय लैम्डा एन कैप क्रॉस, ये आपका एज इट इज ई कैप, ऐसे म्यू नोट, ओमेगा की जगह 2 पाई C बाय लैम्डा, यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया। अब n क्रॉस E इज इक्वल्स टू आपका आ गया म्यू नोट C इंटू H। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड की टर्म में क्रॉस प्रोडक्ट का क्या रहता है, एन कैप का मैग्नीट्यूड इंटू ई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90। साइन 90 कैसे आया, थोड़ी देर पहले प्रूव करा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसको साइन 90 लिख देंगे, साइन 90 मतलब 1, ये इक्वल टू हो गया म्यू नॉट सी और ये एच का मैग्नीट्यूड, तो ये इक्वल टू किसके आ गया, यहाँ पे सिर्फ ई बचा क्योंकि ये भी आपकी यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे क्या बचा म्यू नॉट सी इंटू एच। अब एच को ई के नीचे ले आओ तो ई बाई एच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू सी। अब पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि C किसके इक्वल होता है, C इक्वल टू होता है आपका 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नोट के। अब E बाय एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट C की जगह क्या रख दिया 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नोट, एक अंडर रूट म्यू नॉट से एक अंडर रूट म्यू नॉट कट दिया तो ये आ गया अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फेराड पर मीटर। इन दोनों वैल्यूज को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ गया E बाई एच इज इक्वल्स टू 376.6 और इक्वल टू 377 ओम। अब ये ओम कैसे आया, ओम को और देख लेते हैं, ओम की द्विधा और मिटा देते हैं, क्योंकि ये 376 तो आप सिंपली ये वैल्यूज डालोगे तो मल्टीप्लिकेशन करके यही आ जाएगा आपका। अब यूनिट भी देख लेते हैं ये यूनिट कैसे आती हैं। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो म्यू नोट है उसकी डायमेंशन आ रही है किलोग्राम पर कुलोम्ब स्क्वायर, कुलोम्ब चार्ज का यूनिट है ना, इनटू मीटर। ऐसे ही एप्सिलॉन नोट इज इक्वल्स टू कुलोम्ब का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर किलोग्राम मीटर। ये पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कैसे आते हैं, तो वहां से आप इसको एक बार रेफर कर लीजिएगा। अब आपको म्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो डिवाइड करके ये आ गया आपका, ये आपका आ गया किलोग्राम पर कुलोम्ब स्क्वायर मीटर, ठीक है। इधर वाली पार्टी से आपका ये डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट था तो ये कुलोम्ब स्क्वायर आपका नीचे आ गया, ये सेकंड स्क्वायर था, ये सेकंड स्क्वायर यहाँ आ गया, मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर ये ऊपर चला गया। ऊपर गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कटा तो है नहीं, ये बन गया आपका किलोग्राम इंटू किलोग्राम बन गया किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे ही मीटर की पावर 4
डिवाइडेड बाय कूलोम की पावर 4 और नीचे सेकंड की पावर 2। अब इसको आप पूरे को क्या लिख सकते हो, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलोम्ब का स्क्वायर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, म्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन की वैल्यू आ गई। अब देख लेते हैं कि अगर हम ओम को कन्वर्ट करना चाहें किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये कूलोम्ब स्क्वायर सेकंड में, तो वो किस तरीके से कन्वर्ट होती है और क्या वो यही आती है। अगर वो भी यही आ रही है वैल्यू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर कूलोम्ब स्क्वायर सेकंड, तो इसका मतलब हमारी बात सही है कि म्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट का जो डायमेंशन होता है वो ओम के बराबर होता है। तो देख लेते हैं, रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका वोल्ट बाय V बाय आई, यानी वोल्ट बाय करंट। वोल्ट इक्वल टू होता है आपका पावर बाय करंट, एक करंट पहले से ही था यहाँ पे। पावर होता है आपका एनर्जी बाय टाइम, और नीचे आई स्क्वायर आपका चल ही रहा है। अब एनर्जी बाय टाइम, अब करंट होता है आपका चार्ज पर यूनिट टाइम, तो ये कितना हो गया, चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। अब एक टाइम से एक टाइम कट गया, तो ये बच गया आपका यहाँ पे एक एनर्जी एक टाइम, ये एक एनर्जी एक टाइम और नीचे कूलोम का स्क्वायर। एनर्जी आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है, एम ए, एम इज मास, ए इज एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम ए के बाद आपका था डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किस में नापते हैं, मीटर में। मीटर के बाद आपका क्या बच गया यहाँ पे, टाइम, तो टाइम की जगह रख दिया सेकंड। नीचे था आपका कूलोम स्क्वायर, ये रहा कूलोम स्क्वायर। इसको ऐड मतलब पूरा आप सॉल्व करोगे एक साथ लिखोगे तो क्या रहेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलोम का स्क्वायर इनटू सेकंड। क्यों, क्योंकि एक सेकंड से एक सेकंड यहाँ पे कट गया। तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू है इस वाली वैल्यू के, ठीक है, ये जो अंदर वाली है स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू के। हेंस म्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट की जो डायमेंशन है वो इक्वल टू ओम के स्क्वायर के है। और जो ई बाय एच है हमारा, ई बाय एच इज इक्वल टू है अंडर रूट म्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट, यानी कि ओम स्क्वायर का अंडर रूट मतलब बाहर निकल के आएगा तो ओम ही बन गया। तो देयरफॉर ये हमारे किसके इक्वल हो गई, रेसिस्टेंस के इक्वल होगी। एंड हेंस आप ई बाय एच को क्या बोलते हैं, ई बाय एच को आप बोलते हैं कि ये हमारी वेव इम्पीडेंस है। तो आई होप इस लेक्चर में मैंने आपको चीज़ों को थोड़ा बेटर और डिटेल्ड मैनर में बताया है। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप मुझे गारंटीड तौर पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या क्या कमियां रह गई हैं, या फिर आप उसे खुद सॉल्व कर लो। एक ही तरीका है, बेटर होगा कि आप मुझे थोड़ा सा बता दें तो मैं हेल्प कर पाऊँ आपकी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और एक चीज़ और है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो साथ वाले स्टूडेंट हैं, उनको बोलिए कि ये थोड़ा सा इसको रिवाइज करें। सो ऑल द बेस्ट, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय। और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो।